हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग जो जेएसएससी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में 5 और 6 सितंबर को, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। ये सीरीज जो चल रहा है, लगातार क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करके दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो को प्यार दीजिए और सारे लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलना चाहिए, है ना। ये प्रसाद है, सब लोगों में बँटना चाहिए, किसी एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए इस प्रसाद को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के टाइम में सब लोगों को मदद हो उससे। और मैं एक जानकारी और भी आपको दे दूं कि जैसे ही ये एग्ज़ाम 29 और 30 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में जो इसके बाद रिवेन्यू इंस्पेक्टर का तो ये आया हुआ था, सीनियर ऑडिटर का जो वैकेंसी आएगा, सीनियर ऑडिटर के लिए जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, आने का उम्मीद है, जस्ट लग रहा है कि जल्द ही सरकार उसको दे दे। तो सीनियर ऑडिटर के लिए बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सीनियर ऑडिटर के लिए क्लास स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो छूट गया, अब की बार छोड़ने वाले नहीं। अभी तक बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि कॉमर्स वाला सिलेबस बहुत हल्का है, वो हल्के में ले रहे थे, अब वो अभी भारी पड़ गया उनको। बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया था, उनको लगा था कॉमर्स तो कर लेंगे, 11-12 का कोर्स रहता है और ये खोटा और बाकी सब में वो ठीक रहे। लेकिन जहाँ कॉमर्स का सिलेबस में अब डूबे हैं अंदर में, तब समझ में आएगा कि समुद्र बहुत बड़ा है और हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। तो जो कमी रह गई है रेवेन्यू इंस्पेक्टर में, उसको सीनियर ऑडिटर में कंप्लीट कर लेना है। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग सीनियर ऑडिटर के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका बैच कंटिन्यू चलेगा भी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद फिर नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पूरे सिलेबस को सही तरीके से, पूरे पैटर्न वाइज और आपके नोट्स के साथ, टेस्ट के साथ पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके वीडियो की तरफ चलता हूँ। और ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, एकदम ऊपर से उड़ जाएगा, समझ नहीं आएगा, हंस डाल दिया। इसलिए न्यूमेरिकल भी पढ़ना होगा, इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ। पहले तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा कि कहाँ से दिया हुआ क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन है आपके पास स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड रेट का काम आता है। तो यहाँ पे लिख रहा है क्या कि एक वर्कर जो है वो 13,600 घंटा काम करता है, यानी एक्चुअल आवर कितना दिया हुआ है, 13,600 घंटा एक्चुअल में वो काम किया। स्टैंडर्ड रेट दिया था, स्टैंडर्ड रेट दिया था 8 रुपये पर घंटा के हिसाब से। और आपका लेबर जो है, डायरेक्ट लेबर इफ़िशेंसी वेरिएंस है, वो 8800 माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है यहाँ समझेगा। अगर 8800 नेगेटिव आया होगा तो 8 रुपये के हिसाब से, इसका मतलब 1100 घंटा का गड़बड़ी था। तो 1100 घंटा अगर गड़बड़ था तो 13,600 घंटा काम किया, उसमें 1100 घंटा हटा देंगे, इसका मतलब 12,500 हमारा एक्चुअल था। तो 12,500 घंटा हमारा सही होगा। अब जो लोग इस फॉर्मूले को और इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं वो बना पाएंगे, बाकी लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए थ्योरी तो है ही अपने जगह पे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनाएगा उसी का स्कोर ज़बरदस्त होगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो सबसे लास्ट में क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले कौन है, उसके आधार पर स्कोर तय किया जाता है। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसके आधार पर फिर से लिस्टिंग होता है और देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट है जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल टच किया है। जिनका ज़्यादा न्यूमेरिकल टच रहेगा वो थोड़ा सा बाजी मार लेते हैं थ्योरी वाले के कंपेरेटिव में, कंपेरिजन में। तो ये है आपका एक क्वेश्चन, आप लोग बना सकते हैं इसको इस तरह से। यहाँ पे 12,500 इसका सही आंसर होगा, 12,500 बी ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। एक और क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी स्टैंडर्ड जो है क्वांटिटी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, वो एक यूनिट के लिए, एक यूनिट में 10 केजी होता है, एक यूनिट में 10 केजी, यानी बोल रहा है कि फॉर 1 यूनिट आउटपुट इज 10 केजी एट द रेट ऑफ 8 रुपया। 10 केजी, एक यूनिट में 10 केजी आता है और 1 केजी का रेट कितना है, 8 रुपया है। द एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज 600 यूनिट। तो जब एक यूनिट में 10 केजी होगा तो 600 यूनिट में कितना होगा, 600 इंटू 10 केजी, यानी उसके हिसाब से 6000 केजी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 6000 केजी। खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ एक्चुअल आउटपुट पूछा है। तो एक्चुअल आउटपुट अगर हम बात करें कि एक यूनिट बराबर 10 केजी होगा, तो अगर हम इसको केजी में पूछ रहा है, सब में देखिए केजी में पूछ रहा है, यहाँ भी लिखा होगा द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर द एक्चुअल आउटपुट इज, सब केजी में पूछ रहा है। तो खुद सोचिए कि एक यूनिट बराबर 10 केजी है, तो 6000 यूनिट बराबर कितना होगा, 6000 केजी होगा। तो आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन नीचे है,
चलिए यहाँ पे देखिए पूरा जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। जेड लिमिटेड ये प्लान करता है कि 1 लाख पीस हम बेचेंगे प्रोडक्ट ए का 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो अगर 1 लाख इंटू 12 कर दे तो कितना आना चाहिए, सेल कितना होगा इसका? अगर 1 लाख पीस 12 रुपये करके बेचेगा तो 12 लाख का इसका सेल आएगा। तो 12 लाख का बेच दिए। फिक्स कॉस्ट 2,80,000 यानी फिक्स कॉस्ट मतलब लगना ही लगना है 2,80,000 और प्रॉफिट 2 लाख है। तो पूछ रहा है वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। सब जानते हैं कि कॉस्ट के अंदर क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं और प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो सेल्स निकलता है। तो इसका मतलब सेल्स निकालने के लिए क्या किया गया, ध्यान दीजिए इधर। सेल्स बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, ये पूरा फॉर्मूला होता है। अब आपके पास क्या क्या दिया है, आपके पास सेल्स दिया है, आपके पास फिक्स कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों प्लस वालों को इधर कर देंगे सेल्स में। तो सेल्स में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो बताइए फिक्स कॉस्ट कितना है, FC फिक्स कॉस्ट है 2,80,000 और प्रॉफिट कितना है -P, प्रॉफिट है 2 लाख। तो अगर इसमें माइनस कर देंगे कितना बचेगा, तो 4,80,000 इसमें घटेगा तो 7,20,000। 7,20,000 जो होगा वही आंसर होगा, 7,20,000। इस हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बना लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे बनेगा भी नहीं। देखिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप कमज़ोर हो, सारे लोग ठीक हैं, पढ़ने में अपने ज़माने में सब टॉपर रहे, सब बढ़िया रहे, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपका छूट गया है। और हम लोग सब लोग जानते हैं इस बात को कि जिससे रिश्ता नाता टूट जाता है ना, वो बहुत धुंधला हो जाता है उसका याद हमारे नज़रों में। तो वैसे ही इसका रिश्ता नाता आपको बहुत दिनों से टूट गया है, जिसके कारण आप बार बार डैमेज खा रहे हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जितने वैकेंसीज आएंगे कॉमर्स के उसमें आपके पास ऑप्शंस बनेगा। अब झारखंड सरकार को ये लगने लगा है कि कॉमर्स में भी अब करियर है, क्योंकि अभी तक तो स्पेशली कॉमर्स के लिए अगर कोई वैकेंसी देखा जाए तो आता नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि कॉमर्स लेके क्या करोगे। लेकिन अब स्पेशली कॉमर्स के लिए वैकेंसीज आ रहा है, जहाँ पे साइंस के बच्चे नहीं भर सकते हैं। कुछ स्ट्रीम है जैसे मैथमेटिक्स दे दिया, इकोनॉमिक्स दे दिया, बट कॉमर्स के बच्चे के लिए स्पेशली। और ये मैं फिर बता दूँ कि कॉमर्स वाले का सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का अथाह समुद्र है। अगर सही से कॉमर्स को पढ़ लेंगे तो यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आता है मैथ्स और इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में। तो आपका चांस ज़्यादा बनता है, कॉमर्स वाले का चांस ज़बरदस्त बनता है। बस मेहनत करना है, सही ट्रैक में मेहनत करना है, जी जान लगा के, जो कि अभी आप कर रहे होंगे। जो आज आप कर रहे हैं ना, वो आज से अगर 3 महीने पहले ही आपको समझ आ जाता है कि आपका सिलेबस क्या था, तो आपके लिए बहुत हेल्प होता और बहुत मज़ा आता। तब शायद आपका प्रिपरेशन आज बहुत अच्छा होता, जो आज आप बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों से सुनने में आता है कि अच्छा नहीं। अरे जो है अपना 100% दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आप अपना 100% दे दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अच्छा आएगा। एक डायलॉग है शाहरुख खान का कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में, उसे आपसे मिलाने में। तो इसीलिए आपको एकदम शिद्दत से लगना है, जान लगा देना है, जो होगा देखा जाएगा। 2 दिन मतलब 24 दूनी 48 घंटा, 48 में 6 और 6 12 घंटा हटा दें, 36 घंटा अपने पास है। 12 घंटा सोने का हटा दीजिए, 36 घंटा में 6 घंटा और हटा दो, क्योंकि नहाना वहाना भी रहता है। बाकी 30 घंटा, अगर 30 घंटा लगातार पढ़ दिए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैंने तो सारा वीडियो आपके लिए पूरा दरवाज़ा ही खोल दिया कि जाके देखिए और दम लगा के लिखिए। जितना अच्छा लिख सकते हैं आप एग्ज़ाम में और जितना मार्क्स ला सकते हैं वो आप लाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लाने की कोशिश कीजिए, अभी भी उम्मीद तोड़िए नहीं, क्योंकि उम्मीद हमेशा बनाए रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बजट्स आर सोल्ड इन टर्म्स। बजट किस में आपको दिखाना चाहिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। आप सब जानते हैं कि बजट किसके आधार पर बनता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, उसके बाद है मेटेरियलिस्टिक, और बोथ क्वालिटेटिव और मेटेरियलिस्टिक। तो याद रखिएगा बजट जब भी बनता है तो किसके बनता है, क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए और मेटेरियलिस्टिक भी होना चाहिए। क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटी के आधार पर बजट थोड़ी बनता है। आप कितने सुंदर हो इसको लेके बजट कैसे बनाएंगे, सुंदरता को कोई मेजर कर सकता है क्या। तो क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को लेके बनता है और मटेरियल को लेके बनता है, वो दोनों के आधार पर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि दोनों के आधार पर बजट निर्माण किया जाता है। कभी क्वालिटी को लेकर सुंदरता कितना है, कौन तेज कितना है, इसको बजट कैसे बनाएगा आदमी। आगे बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ पे यूज किया जाएगा, टू असर्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट, बिल्कुल गलत। टू एस्टैब्लिश कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, बिल्कुल गलत। ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जानने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अगर पढ़े होंगे तो CV रेशियो पढ़ेंगे वहाँ, कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा क्या लिखा है, एज अ बेसिस
फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। बिल्कुल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ आपको वेरिएंस एनालिसिस के जरिए आप अपने प्राइसेस को फिक्स कर सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सही है। और चौथा में तो नॉन ऑफ दीज है, तो ये इसका सी सही जवाब होगा। पैकिंग कॉस्ट इज, अब हम सामान को पैक करते हो कौन सा कॉस्ट होगा? पैकिंग कॉस्ट क्या होगा? प्रोडक्शन का कॉस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पैकिंग का खर्चा प्रोडक्शन का हो ही नहीं सकता है। सेलिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑल ऑफ दिस। तो अगर पैक कर रहे हैं तो वो खर्चा सब लोग जानते हैं कि ऑल ऑफ द ऑप्शन वैसे होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। पैकिंग का खर्चा किसके अंदर आना चाहिए? पैकिंग का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगा। आप पैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामान दिल्ली से हजारीबाग लाना चाहते हैं, इसलिए पैक कर रहे हैं, तो पैकिंग का एक्सपेंस है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में होना चाहिए और प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। आगे है, अ कंप्लीट CBB ग्राफ विल शोन दैट प्रॉफिट और लॉस एट एनी लेवल ऑफ सेल्स इज मेजर्ड बाई। बोलता है CBB ग्राफ जो होता है, इसको CBP का मतलब होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का ग्राफ कब दिखता है? बोलता है एक पूर्व CBP ग्राफ प्रदर्शित करेगा कि विक्रय के किसी भी स्तर पर लाभ या हानि को किसके द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें किसके द्वारा मापा जाता है, तो बोलता है वर्टिकल लाइन बिटवीन द टोटल रेवेन्यू लाइन एंड टोटल एक्सपेंसेस लाइन के जरिए मापा जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो विच बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्लासिफिकेशन फॉलो करता है, बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है। अब देखिए ऑडिटिंग का क्वेश्चन आ गया। अभी तक हम लोगों के पास जो क्वेश्चन था वो यूनिट 1 का क्वेश्चन था। यूनिट 1 का शुरू का टॉपिक देखिए एकदम सीक्वेंस में आपके सिलेबस है, अगर आप गौर करेंगे सिलेबस वाइज दिया है। सबसे पहले कॉर्पोरेट का क्वेश्चन पूछा, फिर आपको एक टैक्स का क्वेश्चन डाला, फिर आपके पास कॉस्ट अभी था और कॉस्ट के बाद ऑडिट। ये देखिए जब ऑडिट हम खत्म कर लेंगे ना तो यूनिट 1 का कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 का सिलेबस वाइज अगर आप देखें कि कितना क्वेश्चन यूनिट 1 से पूछा है, बहुत सारे लोगों का सवाल आता रहता है कि यूनिट 1 से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अभी तक हम यूनिट 1 के ही क्वेश्चन में हैं, यूनिट 2 और 3 4 में नहीं इंटर किए। तो यूनिट 1 में अब हम चल रहे हैं लास्ट टॉपिक। यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम आपको बताएंगे कि यूनिट 1 से कितने सवाल पूछे गए थे, आप अच्छे समझिएगा। बोलता है वेरिफिकेशन रिलेट्स टू अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरीफिकेशन बोलता है सत्यापन वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाले संपत्ति, देनदारी, लेनदार, नोट्स, अनुसूची और विकल्पों में से सभी की जांच है। तो बोलता है कि जब भी हम सत्यापन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, तो आप सब लोग पढ़े होंगे वेरिफिकेशन, टॉपिक ही लिखा था सिलेबस में ही लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ए ऑप्शन सही होगा। वेरिफिकेशन ऑफ यहाँ एसेट एंड डेटर लिखा है लेकिन एसेट एंड लायबिलिटी यहाँ ठीक लिखा है इंग्लिश में। लायबिलिटी को हम लोग लेनदार बोलते हैं, यहाँ लिख दिया देनदार, गलत लिखा हुआ है। लायबिलिटी बोलता है कि वेरिफिकेशन किसका होता है, तो वेरिफिकेशन दो ही चीज़ का होता है, एसेट एंड लायबिलिटी। आप सिलेबस में भी देखेंगे ना तो ऑडिट का पहला ही टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब सोचिए एक सिलेबस से पूछ दिया कि वेरिफिकेशन किसका करते हैं, एसेट का करते हैं, लायबिलिटी का करते हैं, बोथ का करते हैं, तो दोनों का करते हैं। हम लोग एसेट और लायबिलिटी को वेरीफाई करते हैं, बाकी किसी का वेरिफिकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता। Who is responsible, question number 47, who is responsible for the appointment of a statutory auditor for a limited company। एक लिमिटेड कंपनी में वैधानिक अंकेक्षक को नियुक्त करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो एक लिमिटेड कंपनी में संवैधानिक या वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा इसके लिए उत्तरदायी होता है कंपनी के सदस्य, क्योंकि एक कंपनी लिमिटेड कंपनी। अगर सरकारी कंपनी हो तो सरकारी कंपनी में CAG होगा कहीं। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है मतलब सरकारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, तो ये सब में जो ऑडिटर अपॉइंट करता है, ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसका ऑडिट करेगा, पूरे हिसाब किताब को चेक करेगा, तो ऑडिटर को अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास रहता है? तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें कंपनी के सदस्यों के पास होता है, और एक सरकारी कंपनी होती है वहाँ पे सारा अधिकार CAG के पास आ जाता है। CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास आ जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास CAG का फॉर्म भी आता है। उसके आगे क्या है? As per section 141 subsection 3 of the Companies Act 2013, a person is disqualified to be appointed as auditor for the company। बोलता है सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी का अंकेक्षक बनने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि इफ ही और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन। उस कंपनी में वो ऑडिटर नहीं बन सकता है जिस कंपनी में वह या उसका व्यक्ति या उसका पार्टनर मतलब पति पत्नी जो भी हो, उस कंपनी के किसी शेयर में अपना होल्डिंग नहीं रखता, अपना अधिकार नहीं रखता है। तो बोलता है कौन कौन सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंपनी के सहयोगी
कंपनी की सहायक कंपनी और सभी। याद रखिएगा कि अगर हम किसी कंपनी को ऑडिटर बनना चाहते हैं तो उस कंपनी को ऑडिटर हम नहीं बन सकते हैं अगर जिस कंपनी, जैसे टाटा में हमको ऑडिटर बनाना है तो टाटा में मेरा पैसा अगर लगा हो तो नहीं बन सकते, मेरे पार्टनर का पैसा लगा हो तो नहीं बन सकते, या मेरे किसी रिलेटिव का पैसा लगा हो तो भी हम नहीं बन सकते, क्योंकि ये माना जाता है कि जब, या मेरे कोई रिलेटिव उस कंपनी में उच्च पद पर बैठे तो भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस कंपनी में आपके रिश्तेदार बैठे हो, अब बताइए साला साहब उस कंपनी का डायरेक्टर है और जीजा जी ऑडिट कर रहे हैं, क्या लगता है ईमानदारी बरत देंगे? कभी नहीं, ईमानदारी बरत ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ भी हो, कट्टर ईमानदार भी आदमी होगा ना तो थोड़ा मोड़ा कभी कभी इमोशनल अटैचमेंट होता है कि छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है, जो कि गलत बात होता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके कोई रिलेटिव का पैसा लगा हो या कोई रिलेटिव उस कंपनी में बड़े पद पर बैठा हुआ तो ऐसी स्थिति में आप उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। ये बोलता है सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। अब बोला एक व्यक्ति जिसका कंपनी में निदेशक है, बोलता है एज पर, वही सेम क्वेश्चन है ये, देखिए एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द सेलिंग लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिटर्स। इसमें से कौन सी स्थिति होती है? बोलता है इसमें से कौन सी, ये तो हो गया सीख, बोलता है धारा 141 उपधारा 3 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ऑडिट की अधिकतम संख्या की उच्चतम सीमा के प्रायोजन के लिए नहीं गिना जाएगा, यानी किसे गिना नहीं जाएगा। जैसे होता है ऑडिट करने के लिए मैक्सिमम जो नंबर होता है उसमें किसको गिना नहीं जाएगा, तो बोलता है कि डोमिनेंट कंपनी को नहीं गिनेंगे, एक व्यक्ति कंपनी को जिसको, एक है डोरमेंट कंपनी, निष्क्रिय कंपनी जिसका कोई काम ही नहीं, एकदम डेड कंपनी है, एक ओपीसी होता है 1% कंपनी, एक होता है छोटी कंपनी, ये तीनों को काउंट नहीं करते। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज हो गया विकल्पों में सभी। आगे बोलता है द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनियों के लिए फर्स्ट ऑडिटर कब तक रहेगा, कितने दिनों तक अपॉइंट करते हैं और कौन अपॉइंट करेगा? तो गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनियों के लिए फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट करता है वो कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और फिर बता रहे सरकारी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, सरकारी कंपनी में सीएजी करता है, सरकारी कंपनी में सीएजी करेगा, और प्राइवेट कंपनी में पहला ऑडिटर का नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं निदेशक मंडल। और सरकारी कंपनी में पहला ऑडिटर का नियुक्ति सीएजी करेगा। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आगे बोलता है रिजर्व विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट आर नोन एज। किस रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है? किस रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया? सब लोग जानते हैं बैलेंस शीट में कौन सा रिजर्व, हिडन रिजर्व भी नहीं दिखता है और सेक्रेट रिजर्व भी नहीं दिखता। तो सी में तो ऑप्शन सही है कि इधर सेक्रेट रिजर्व और हिडन। नाम है सेक्रेट गुप्त, और हिडन मतलब एक गुप्त होता है, तो ये दोनों रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि दोनों रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। बोलता है इफ़ एन एसेट इज यूज फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर फॉर ट्रिपल शिफ्ट द डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। बोलता है अगर किसी मशीन को 24 घंटे रगड़ दे रहे हैं, 24 घंटे काम करा रहे हैं मशीन से, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? अगर 24 घंटे किसी मशीन को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? तो 24 घंटे यूज़ करेंगे तो डेप्रिसिएशन तो 1 ही होगा, मतलब 100% बर्बाद हो जाएगा। ये 50, ये 1 मतलब 100% है, मालूम होना चाहिए। 100% मतलब नीचे 100 कटेगा तो कितना आएगा? 1। ये जो 0.5 दिख रहा है ना, 0.5 नहीं है, 0.5 मतलब पॉइंट हटेगा तो 10, मतलब 5/10। तो इसको आप लिख सकते हैं 50%। ये 50% है, याद रखिएगा। और इसको अगर हम देखें तो ये 25% है, और ये कितना परसेंट है? 75%। देख लीजिए आप, 75% मतलब क्या होता है? 75/100। 75% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना इस चीज़ को, ये 75%, 25%, तो ये 100% लगेगा। आप 24 घंटे मशीन को रगड़ के यूज करेंगे तो मशीन 100% अप्रिशिएट हो जाएगा। तो 1 इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन है ना। बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन ऑडिट। बोलता है ऑडिट में, लेखा परीक्षण में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किए जाने की संभावना बहुत कम होती है जब हम किसका ऑडिट करते हैं? कैश ऑडिट करते हैं। जब हम कैश बैलेंस का ऑडिट करते हैं तो बहुत कम चांसेस होता है जब हम डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, विश्लेषण में जाते हैं। आगे लिखा है इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर बोनस, अगर बोनस का प्रोविजन कहीं किया जा रहा है, द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द लायबिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर इन अकॉर्डेंस विथ। अगर बोलता है कि बोनस के प्रावधान के मामले में लेखा परीक्षक को यह जांच करनी चाहिए कि क्या देनदारी के अनुसार प्रदान की गई है, मतलब जो उनको बोनस दिया गया है वो बोनस अधिनियम 1965 के अंदर दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर बोनस का प्रावधान कहीं है
किसी कंपनी में कि हम अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देंगे, ऐसे में ऑडिटर को देखना चाहिए कि जो बोनस का प्रोविज़न है वो प्रोविज़न किसके आधार पर किया गया है। तो वो प्रोविज़न होना चाहिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के आधार पर। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के आधार पर वो प्रावधान होना चाहिए और देखना होगा कि वो प्रावधान इसके अनुसार है या नहीं है। आगे बोलता है एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस। बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट इसमें से किस केस में रिक्वायर्ड होता है। बोलता है किस मामले में वित्तीय विवरण में समायोजन आवश्यक होता है। घटनाओं का समायोजन, ऐसी घटनाएं मतलब अगर कोई इवेंट्स हो गया तो उसका एडजस्टमेंट करना होता है। ऐसी घटनाएं जो संबंधित धारणा को प्रभावित करती है, नियम से संबंधित वस्तुएं और उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा इसमें उपरोक्त में से सभी होगा। हर केस में हम लोगों को एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। आगे लिखा है कट ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सेल टू एड्रेस विच इनकम स्टेटमेंट असर्टेन। बोलता आय किसी आय विवरण अभिकथन को संबोधित करने के लिए विक्रय के लेखा परीक्षण के दौरान कट ऑफ टेस्टिंग की जाती है। किसकी कट ऑफ टेस्टिंग की जाती है? तो याद रखिएगा कंप्लीटनेस की। ये चेक किया जाता है कि कंप्लीट है रिकॉर्डिंग या नहीं, तो उसके लिए कट ऑफ टेस्टिंग किया जाता है। द फर्स्ट ऑडिटर सेल होल्ड ऑफिस टिल। बोलता है पहला ऑडिटर कब तक अपना ऑफिस कर सकता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑडिटर किसी कंपनी में तभी तक टिक सकता है जब तक पहला एजीएम नहीं होगा। जैसे आज मान लिया आपको हम फर्स्ट ऑडिटर बना लिए, पहला ऑडिटर, 1 साल बाद एजीएम हो जाता है, 1 साल बाद एनुअल एजीएम का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, वार्षिक साधारण सभा हो गई, तो पहला जो ऑडिटर होता है उसका कार्यकाल उतने ही दिन का होता है जितने दिन तक एक एजीएम होता है। एक एजीएम से ज़्यादा उसका कार्यकाल नहीं होता है, तो एक एजीएम तक ही वो रहता है। एजीएम खत्म, वो सीए बताओ, सीए भी खत्म, ऑडिटर भी खत्म, तो एक ऑडिटर पहला एजीएम तक ही रहेगा। पहला एजीएम खत्म होता है तो नया ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है। आगे बोलता है किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक के कार्यालय में अनियत रिक्तता यानी इस्तीफों के अलावा की पूर्ति निदेशक मंडल द्वारा कितने दिनों के अंदर कर दी जाएगी? तो 30 दिनों के अंदर। अगर किसी कंपनी में लेखा परीक्षक यानी अगर किसी कंपनी में ऑडिटर अब्सेंट हो जाता है तो उसको 30 दिनों विदिन 30 डेज आपको नए ऑडिटर को लाना होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी ऑडिटर का पद ही खाली हो गया, अचानक रिजाइन मार दिया ऑडिटर, या मर गया ऑडिटर, हो सकता है बहुत सारा केस होता है, या इलीगल हो गया आपका ऑडिटर, कुछ गलत काम में पकड़ा गया, चल गया जेल। तो ऐसे में मेरा जब ऑडिटर का पद खाली हो जाता है तो उसको कितने दिन में हम भर सकते हैं? तो वो लिखा है 30 दिनों के अंदर, यानी विदिन 30 डेज आपको भर देना होगा। अगर नहीं भर पाएँ तब क्या होगा? तो नहीं भर पाएँ तो अपने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म कीजिए, वो भरेगा। अगर वो भी नहीं भर पाए तो सरकार, अगर सरकारी कंपनी है तो सरकार भरेगी, सीएजी नहीं भर पाए तो याद रखिएगा 30 दिनों के अंदर कोई भी वैकेंट अगर होता है ऑडिटर का पद तो उसको 30 दिनों के अंदर आपको भर देना होगा। आगे क्या लिखा है? अंडर सेक्शन 139 के तहत नियुक्ति लेखा परीक्षक को कंपनी के केवल शेयर होल्डर्स की ... द्वारा उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले निष्कासित किया जा सकता है। बोलता है कि अगर किसी ऑडिटर को आप उसके समय समाप्ति से पहले 5 साल के लिए ऑडिटर बनाएं, लेकिन लग रहा है कि वो ऑडिटर गलत कर रहा है, हमको 5 साल से पहले हटाना है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास है अंडर सेक्शन 139, आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन कैसे हटा सकते हैं? तो उसको हटा सकते हैं विशेष स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। विशेष मतलब जैसे संसद भवन में होता है ना कि किसी को हटाना, राष्ट्रपति को बीच में हटाना है, तो राष्ट्रपति को बीच में हटाना कार्यकाल के बीच में, तो उसके लिए संसद में क्या करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। विशेष संकल्प यहाँ लिख दिया लेकिन ठीक नहीं है, विशेष हम लोगों को प्रस्ताव पास करना होगा। उसी तरह से अगर कोई कंपनी, क्योंकि 1 साल में एजीएम होता है साल भर में, तो 5 साल का अगर ऑडिटर का कार्यकाल है बीच में हटाना चाहते हैं तो आप स्पेशल एक रेजोल्यूशन पास कीजिए। पहले मीटिंग बुलाइए सब लोगों का बीच में, और मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दीजिए, विशेष प्रस्ताव मीटिंग में पास कर दीजिए। हम इस ऑडिटर को नहीं चाहते हैं, वो अगले सेकेंड से ऑडिटर खत्म हो जाएगा। जैसे अभी राष्ट्रपति के बारे में अगर ऐसा हो, जिसको महाभियोग हम लोग बोलते हैं, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग आएगा कहाँ पे? संसद में आएगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप उसको कभी भी हटा सकते हैं। यानी 5 साल का पीरियड पूरा करने से पहले अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आपके लिए सेक्शन 139 है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन लाइए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में और उसको हटा सकते हैं। बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देख लीजिए इसका मतलब 60 क्वेश्चन अगर सही से देखेंगे तो 60 क्वेश्चन यूनिट 1 से आया है। मतलब है कि 50% क्वेश्चन आप लोगों का यूनिट 1 से ही रहेगा। आप इस चीज़ को सोचिए, 60 क्वेश्चन टोटल, ये तो 150 क्वेश्चन का है, आप लोगों को तो 100 ही क्वेश्चन रहेगा, ये 150 क्वेश्चन का है टोटल, याद रखना। ये पूरा पीजीटी का है और जो म्युनिसिपल वाले उनका 100 क्वेश्चन रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन, सोचिए कि अगर ये पीजीटी का देखें 150 में 60 क्वेश्चन,
यानी एक यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही तरीके से एक एक यूनिट को पकड़ के आगे बढ़ते जाना है। अब हम लोग अगले क्लास में यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 2 नहीं, यूनिट 3 है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है, तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का 60 से हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे।